हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में। और आशा करता हूं आप सभी की तैयारी एकदम झकास और मजे में चल रही होगी, जिसमें आज हम सब्जेक्ट मैथ है हमारा सेट नंबर 1 है 2024 का और क्लास 10th का मैथ है। वो पूरा का पूरा सेट हम सोल्व कराने वाले हैं। शायद इसके हम दो पार्ट करें, एक आज और एक कल, तो दो पार्टों में हमारा जो है पूरा हो जाएगा सेट फर्स्ट। और अगर एग्जाम देने हैं तो ये सेट तो निकालने ही पड़ेंगे। ऐसे मानो ये राम ओजी का कार्य करेंगे। अगर तुमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है और ये सेट नहीं निकाले पेपर देने जा रहे हो, तो मैं मानता हूँ कम से कम तुम लगभग 60% पेपर कर पाओगे, 30% पेपर छोड़ के आओगे। अगर ये तुमने कर लिया तो 90% पेपर पक्का इसमें से आते हैं। 2024 और 2023 ये दो 14 सेट बैठेंगे, 2023 के साथ 2024 के साथ। इनको जिन्होंने सोल्व कर लिया वो भैया अपना 90% पेपर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है भाई। अब देखो, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम चलते हैं अपने सेट की ओर। पहला सेट है, सेट का कोड मैं बता दे रहा हूं तुम्हें। इसका जो कोड है वो है हमारा 822 आई ए। ठीक है भाई, इसका जो कोड है वो है 822 आई ए। सेट नंबर फर्स्ट है 2024 का क्लास 10th मैथ। देखो भाई, इसमें हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तुम्हें नीचे स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इसमें दिया है किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। तो इसका आंसर होता है 2। मैं तुम्हें हल्का सा इसका चित्र बना के दिखाता हूं। जैसे ये एक वृत्त है, ठीक है भाई, ये इसका केंद्र है O, और ये कह रहा है इस वृत्त के बाहर कोई बिंदु है। इस बिंदु को हम ज्यादातर क्या मानते हैं भाई, P मानते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींचे जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या, मतलब इस वृत्त पर इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो मेरे भाई, इससे सिर्फ दो ही ऐसी रेखाएं हैं या दो ऐसी स्पर्श रेखाएं हैं जो एक बिंदु से एक वृत्त पर खींची जा सकती हैं। ठीक है, अगर कम की बात करो तो एक भी हो जाएगी, जीरो भी हो जाएगी, लेकिन अधिकतम दो ही रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक ऊपर की साइड जाएगी, एक नीचे की साइड जाएगी। अगर मैं इसके बारे में तुम्हें थोड़ी सी जानकारी दूं तो ये है, अगर मैं त्रिज्या को स्पर्श बिंदु से मिलाता हूं तो 90 डिग्री होता है। ठीक है भाई। और अगर मैं इससे इसको मिला दूं, केंद्र से बाह्य बिंदु P को मिला दूं, तो हमारा जो ये कोण है इस कोण के बराबर होता है। और इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये कोण भी इस कोण के बराबर होता है, और ये तो है ही बराबर, क्योंकि ये क्या है 90। और ये किससे बराबर होते हैं हमारे, हम बता दूं, ये हमारे दो त्रिभुज समरूप सर्वांग सम से बराबर हो जाते हैं। ठीक है भाई, दो त्रिभुजों की सर्वांग समता से हम इनको क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसके ये दोनों कोण बराबर, तीनों कोण बराबर होते हैं दो त्रिभुजों में। एक त्रिभुज ऊपर वाला, एक नीचे वाला। ठीक है भाई, इतनी जानकारी मैंने इसमें तुम्हें दे दी। तो जो क्वेश्चन नंबर पहले का है हमारा, उसका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन पहले का हो जाएगा हमारा। इसमें दिया हुआ है बी नंबर पर 2। ठीक है, बी नंबर पर दिया हुआ है कितनी स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे क्या। ये हमारा कह रहा है बिंदु 7,3 की बाई अक्ष से दूरी होगी। देखो, मैं सवाल को समझाते हुए चल रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि इसके होगा ये तुम्हें, ये क्या मतलब होगा ना, मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। क्योंकि अब अगर ऐसा सवाल बन चुका है तो इसी में से कुछ ना कुछ थोड़ा सा अंतर करके बनेगा। तो मैं तुम्हें जानकारी देना चाह रहा हूँ कि कहां से आया है। ठीक है भाई, ठीक है, देखो जरा। ये कह रहा है बिंदु 7,3, एक बिंदु दिया है हमें 7,3। किसी भी बिंदु को मानने का तरीका क्या है कि पहले सर x लिखा हुआ होता है, बाद में सर y लिखा हुआ होता है। दुनिया में कोई भी बिंदु अगर दर्शाया जाएगा तो वो ऐसे ही दर्शाया जाएगा, पहले x निर्देशांक फिर y निर्देशांक। ठीक है, और ये चीजें होती किसमें है, ये चीजें होती हैं हमारी चतुर्थांश में। ठीक है मेरे भाई। चलो, अगर ऐसी बात है तो ये कह रहा है जो बिंदु 7,3 है, इसकी बाई अक्ष से दूरी बताओ। तो वाई अक्ष कौन सा होता है हमारा, खड़ा वाला, और एक्स अक्ष कौन सा होता है हमारा, पड़ा वाला। ठीक है, ये जो पड़ा हुआ है ये एक्स अक्ष है, जो खड़ा हुआ है ये वाई अक्ष है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अगर अंग्रेजी में बात करें तो। ठीक है, देखो मेरे भाई, ये जो बिंदु है ये होता है हमारा 0,0। मतलब कोई इंसान यहाँ है और अभी वो कहीं नहीं चला है, ना ही एक्स अक्ष पर ना ही वाई अक्ष पर। ठीक है, तब जो ये बिंदु है ये होता है हमारा 0,0। अभी कह रहा है इस बिंदु की, पहले तो ये बिंदु देखो कहाँ होगा, एक्स पर 7, यानी कि मैं अगर इस पे कट कर लू ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एक्स पे तो यहाँ है और वाई पे कितना है 3। तो वाई पे अगर मैं कट कर लू तो 1 2 3 4, ठीक है भाई, ये 8 तक कर लो। तो हमें 3 देखना है और इधर से क्या देखना है 7। तो मेरे भाई ये जो बिंदु है ये यहाँ है, 7,3 बिंदु कहाँ पर होगा, यहाँ। अभी कह रहा है ये जो बिंदु है, इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी बताओ, वाई अक्ष से दूरी बताओ, वाई अक्ष से दूरी बताओ। तो वाई अक्ष से जो दूरी है, वाई अक्ष यहाँ है
और इसकी जो दूरी है मतलब यहां से चलेगा यहां तक कितना चलेगा भाई 7 चलेगा, तो इसकी जो वाई अक्ष से दूरी होगी वो क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो ये तो मैंने तुम्हें बताया कि आता कहां से है, इसकी एक ट्रिक है बहुत अच्छी, ये है अगर बाई अक्ष की बूझ रहा है तो एक्स अक्ष की बता दो, एक्स अक्ष की बूझ रहा है तो बाई अक्ष वाला बिंदु बता दो। ठीक है, इसका ये भैया शॉर्ट ट्रिक है, दोनों तरीके से बता दिया। आगे चलते हैं, तो पहले के दूसरे में अगर हम देखेंगे मेरा 7,3 की बाई अक्ष से दूरी होगी तो वो हो जाएगी हमारी बाई अक्ष से दूरी 7, ऑप्शन नंबर सी 7। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है, यदि p sin थीटा बराबर q cos थीटा तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बड़ी अच्छी बात इसने कही है, ये कह रहा है हमसे p sin थीटा बराबर q cos थीटा, q cos थीटा। ठीक है, ये दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि तुम्हें बताना है कोसेक थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, बता देंगे, कितनी देर लग रही है देखो। अब यहां से कोसेक थीटा का बताना है, ये दे रखा है। ठीक है भैया, एक तरीका तो ये है कि त्रिभुज बना लो, एक है कि इसी में ट्रिग्नोमेट्री में अनुपात योग इधर उधर करते रहो आ जाएगा। तो मैं थोड़ा शॉर्ट बताता हूँ, मैं ये बताता हूँ भैया कि त्रिभुज बना लो, आसान पड़ेगा। ठीक है, देखो अब यहां से इसको कोस को इसके नीचे ले आओ तो हो जाएगा साइन बटे कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा। इधर क्यू बचा, इधर पी गुणा में है, इधर भाग में जाएगा। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा तुम्हें सबको पता है क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, क्यू बटे पी। ठीक है भाई, इतना आ गया। चलो टेन थीटा को हम लाल बटे कक्का से क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। लाल बटे कक्का से क्या लिख सकते हैं हम, लंब बटे आधार। तो अब एक त्रिभुज बना लो भाई, छोटा सा हम त्रिभुज बना रहे हैं। ये क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, हमारा कण है। ठीक है, तो अब इसमें लंब कितना दे रखा है हमें, लंब दे रखा है क्यू, और आधार कितना दे रखा है पी। अगर मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा भाई, कण बताओ। ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा भाई, पाइथागोरस प्रमेय सबसे लगानी आती होगी। ये हमारा क्यू है, ये हमारा पी है, तो हमारा कण कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। अगर नहीं आती है पाइथागोरस तो देख लो, पाइथागोरस प्रमेय होती है कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कण का स्क्वायर निकालना है, आधार कितना है मेरे भाई पी, तो पी का स्क्वायर, लंब कितना है क्यू, तो क्यू का स्क्वायर। इधर स्क्वायर है तो इधर क्या बनाएगा, अंडर रूट। तो ये आ जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। ठीक है मेरा भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताएं, इतनी बात समझ में आई? चलो अब हम क्या करते हैं, यहां से आके हमने कर्ण निकाल लिया, बड़ी अच्छी बात है। हमें क्या बताना है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बताना है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, देखो साइन कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, और साइन लाल बटे कक्का में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा? ठीक है, अगर ये कर्ण बटे लंब हो गया तो कर्ण हमने अभी अभी निकाला कितना है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, और लंब कितना है मेरे भाई, लंब है हमारा क्यू स्क्वायर। अच्छा क्यू स्क्वायर क्यों होगा, लंब तो खाली क्यू है ना, लंब क्या है, क्यू है। तो इसका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आया समझ, दिख रहा है नीचे तक? ठीक है भाई, यहां तक आया समझ? तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा विकल्प हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे क्यू होना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ पहले ऑप्शन में है, ए में। ठीक है भाई, तो तीसरे का क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में? आगे चले। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? तो अब अगर हम आगे चलेंगे तो आगे हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 फिर दिया है tan 1 tan 2 tan 3 डैश डैश tan 88 और tan 89। चलो एक सवाल दिया है हमें, कैसा सवाल है भाई, उसमें दिया है tan 1 डिग्री है ना, कभी ऐसी सोचो क्या है, tan 2 डिग्री, फिर दिया है हमें tan 3 डिग्री डैश डैश डैश, ये दिया है फिर हमें tan 88 डिग्री, और फिर दिया है tan 89 डिग्री, 89 डिग्री तक दिया है। ठीक है भाई, ये 2024 का चल रहा था, पिछले साल तो आया ही है ना, ये अपने यहाँ वाला सेट है, मतलब जो हम मुरादाबाद जिले में यूपी 21 वाला सेट है उसमें आया था ये। ठीक है भाई, अब देखेंगे भाई जरा, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री, मतलब जो हमारे यहाँ हुआ था ना उसमें आया था 244501 में। देखेंगे अब जरा, तो इसमें अब हम क्या कह सकते हैं, ये कैसे होगा, चतुर्थांश का यूज करना आता है उससे ये सवाल होगा, कैसे होगा, क्योंकि चतुर्थांश अगर मैं इसका यूज करूंगा तो वो ऐसे हो जाएगा, tan 1 है, इधर tan 89 है, इन दोनों कोणों का योग कितना बैठ रहा है, 90। अगर दो कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, कोटि पूरक मतलब दो कोणों का योग 90 बैठ रहा है, तो उनको चतुर्थांश से सोल्व किया जा सकता है, एक को दूसरे में चेंज करके।
ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पूछता है वो, बार बार पूछता है। ठीक है, देखो इसको मैं कैसे करूंगा, इसको tan 1 लिखा हुआ है, tan 1 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस के 89। बताओ, अभी तो एक ही मैंने 90 माइनस 89 तो लिखा। ठीक है, ऐसे ही मैं tan 2 को क्या लिख सकता हूँ, tan 2 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस के 88 लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, बताओ। फिर ऐसे ही डैश 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 चलता रहेगा, और ये हमारा tan 88 और tan 89। देखो इस बीच में जितने भी आएंगे, अब तुम यहाँ देख रहे होगे भाई एक सीरीज चली हुई है, कहां तक, 89 तक। 89 का अपोजिट ये रहा, 80 का ये रहा, मतलब 89 में 1 जोड़ दूंगा 90 हो जाएगा, 88 में 2 जोड़ दूंगा तो 90 हो जाएगा, वैसे ही 87 में 3 जोड़ दूंगा तो 90 हो जाएगा। वैसे ही मतलब हम सारों को जोड़ते चले जाएंगे ना, उनका सारे के सारे कोड क्या बैठेंगे, हमारे कोटि पूरक। तो एक दो को सोल्व करके दिखा रहा हूँ, इसका आंसर क्या आता है, एक आता है। देखो कैसे आता है, वही देखना चाह रहे हैं। ये ऐसे है। अब इसको tan 90 माइनस 89 लिख दिया, चलो अब tan जो है 90 पे चेंज होगा। tan किस में चेंज होता है, कोट में चेंज होता है, तो कोट आ गया। 90 माइनस है पहला चतुर्थांश, सारे के सारे प्लस है, तो सारे के सारे प्लस रहेंगे तो हो जाएगा कोट 89, और ये हो जाएगा हमारा कोट 88। इसी प्रकार ये भैया इसको ऐसे रहने दो, tan 88 और tan 89। ठीक है, अब कोट को क्या लिख सकता हूँ, 1/tan 89, ऐसी गुणा में गया हमारा 1/tan 88। हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा, डैश डैश चल रहा है हमारा, tan 88 गुणा tan 89। ठीक है, tan 89 से tan 89 खत्म, tan 88 खत्म, क्योंकि ये भाग में आ गए, ये गुणा में है, कट जाएंगे। ऐसे ही डैश डैश जितने भी आएंगे ना इसके बीच में, वो सारे के सारे कटेंगे, और कटेंगे तो क्या बचेगा मेरे भाई, भाग में कट रहे हैं तो क्या बचेगा, एक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक। बताओ सवाल समझ में आया या नहीं आया, बहुत ही अच्छा सवाल। ठीक है, यानी कि चौथे का जो हो जाएगा हमारा भैया, कितना हो जाएगा आंसर, एक, जो कि हमें डी ऑप्शन पे दिया है, डी ऑप्शन पे दिया है एक। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम पांचवा। देखो ये करा है, यदि समीकरण, एक समीकरण दिया है, एक समीकरण दी है, क्या है समीकरण, हमारी समीकरण है 3x² प्लस का 5x माइनस का q बराबर का 0 के मूल बराबर है। इसके मूल क्या है, बराबर है, तीनों कंडीशन बताऊंगा, ध्यान रखो। बराबर है तो q का मान होगा, तो q का मान कितना होगा जब मूल बराबर है। अच्छा, मूल बराबर होते कब है, द्विघात समीकरण के मूल कब बराबर होते हैं, जब इसका मेरे भाई विविधकर जो है ना d, वो 0 के बराबर हो। अगर d जो है बड़ा है 0 से, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक। कैसे मूल होंगे मेरे भाई, वास्तविक मूल। और d अगर छोटा है 0 से, तो कैसे मूल होंगे, काल्पनिक मूल, जिन्हें हम नहीं निकाल सकते, या जिन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, अनंत भी कह सकते हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, और d बराबर 0 पर कैसे मूल होते हैं, बराबर, बराबर और वास्तविक। ठीक है, और d बराबर, d जब बड़ा होगा 0 से तो कैसे मूल होंगे, वास्तविक, और दोनों अद्वितीय मूल होंगे। ठीक है, एक दूसरे मतलब बराबर नहीं होंगे। ठीक है भाई, तो ये तीन कंडीशन है। अब ये कह रहा है इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। अच्छा, मूल बराबर है तो हमें क्या करना है, इसका विविधकर निकालना, और किसके बराबर रखना है, 0 के। तो तुम्हें पता होगा विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, विविधकर होता है हमारा d बराबर v² माइनस 4ac, और d बराबर है 0 के, यानी कि b² माइनस का 4ac भी बराबर होगा किसके, 0 के। होगा क्या, नहीं होगा। अब जरा इसमें एबीसी कैसे देखते हैं, जो x² का गुणांक है वो a है, जो x का गुणांक है वो v है, और जो अकेला लिखा हुआ है ना चिन्ह के साथ, वो क्या है हमारा, c है। ठीक है, रखो जरा इसमें फॉर्मूले में, इधर लिख देता हूं मैं। फॉर्मूला है हमारा, जो ये है हमारा फॉर्मूला, v² माइनस का 4ac बराबर का 0। तो v², ये रहा v, 5 पंजे 25, माइनस 4 गुणा a कहाँ रहा, ये रहा कितना, 3, यहाँ रखूंगा 3 गुणा माइनस का q, c कहाँ है, ये रहा माइनस का q, चिन्ह के साथ रखते हैं मेरे भाई। ठीक है, बराबर क्या जाएगा, 0। अब देखो यहाँ हमारा 25 है, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, 4 तिया 12, और यहाँ जाएगा q बराबर का 0। ये 25 इधर प्लस में जब माइनस में जाएगा तो ये जाएगा 12 q बराबर 25 किसका, माइनस का। अब ये 12 इधर गुणा में, इधर क्या में जाएगा, भाग में जाएगा, माइनस का 25/12। इससे ज्यादा तो हम इसको काट नहीं सकते। अब देखो ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, ऐसे दे रखे हैं, पहला ऑप्शन मैच खा गया, माइनस का 25/12। क्यू का मान क्या जाएगा हमारा, माइनस का 25/12। ठीक है, तो जो हमारा पांचवा है इसका विकल्प हो जाएगा ए, माइनस का 25/12। ठीक है, आया समझ। अब देखो हम छठा देखते हैं, छठे में क्या है भाई, छठे में कह रहा है समांतर श्रेणी दी हुई है, और कह रहा है का 11वां पद होगा। एक समांतर श्रेणी है, क्वेश्चन तुम्हें सारे नीचे शो हो रहे होंगे, देख लो। इसको जरा रफ करते हैं हम। ठीक है मेरे भाई, देखो समांतर श्रेणी हमें दे रखी है, क्या समांतर श्रेणी, क्या क्या लिखा हुआ है, माइनस का 62 है, माइनस का 59 है, ठीक है, डैश 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 7,10 है। ठीक है, और इसका हमें कौन सा पद बताना है, 11वां पद बताना है, क्या होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है, दो ही फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, an बराबर 1 + n - 2d,
ठीक है, हमें कौन सा लगाना है, 11वां पद बताना है, यानी कि पद वाला फॉर्मूला लगाना है। मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कौन सा लगाना है, तो हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे क्या आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, देखो अभी देखते हैं। एन क्या है भाई, एन तो है 11, मतलब 11वां पद, यानी कि एन कितना हो गया हमारे पास 11। प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, जिसे हम ए मानते हैं, कितना है माइनस का 62। डी क्या होता है, डी होता है दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। भाई एक तो इसमें खुद में माइनस है और मैं दूसरे पद में से पहला पद घटा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो डी बराबर आएगा वो माइनस का 59, और यहाँ माइनस माइनस से कितना हो जाएगा, प्लस का 62। बताओ कितना बचेगा, 3 बचेगा ना प्लस, क्योंकि प्लस की संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। 59 और 3 कितना होते हैं, 62। तो डी कितना आ गया हमारे पास, 3। ठीक है, अब बस उठा के इसमें रख दो, ए 11 निकालना है, यानी कि 11वां पद ए कितना है, माइनस का 62 प्लस एन माइनस वन, यानी 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 3। ठीक है, रख दो भैया, तो यह जाएगा ए 11 बराबर माइनस का 62, ये हो जाएगा प्लस 10 दिया 30, और इसमें से अगर मैं 30 घटाऊंगा तो मेरे भाई कितने बचेंगे, माइनस के 32। तो इसका जो 11वां पद है वो कितना आएगा, माइनस का 32। ठीक है भाई, बताओ यहाँ तो समझ में आया नहीं आया। इसमें लिखा होगा बी ऑप्शन, छठे का क्या है, छठे का हमारा बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या दे रखा है, माइनस का 32। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो एक बार लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा भाई। अगर मजा आ रहा है ना पक्का, तो फिर तो लिखना पड़ेगा कि हाँ सर मजा आ रहा है। ठीक है भाई, हमें भी उससे जो थोड़ा सा उत्साह मिलेगा कि हम और पढ़ाएं और ज्यादा अच्छा पढ़ाएं। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है, प्रायिकता से क्वेश्चन है। प्रायिकता तो बहुत हल्की है तुम्हारे में, क्या दे रखा है, पीई बराबर, हमें दे रखा है पीई बराबर 0.05, और हमसे पूछ रहा है पीई वार का मान। ठीक है भाई, पीई वार, इसका मतलब है कि अगर पीई कोई घटना है तो पीई घटना ना होने की प्रायिकता, जो अगर हम ऊपर डंडा खींच देते हैं, या तो पीई घटना घटित हुई है तो पीई वार का मतलब है कि उसकी ना होने की प्रायिकता। तो हम तुम्हें बताया होगा जिसने पढ़ा है कि अगर तुम्हें हाँ की प्रायिकता दे रखी है, ना की प्रायिकता निकालनी है, तो एक में से घटा दो। ठीक है भाई, तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक में से इसको घटा दूंगा, यानी कि पी निकालना तो 1 माइनस का पीई कर दूंगा। ये इसका फॉर्मूला मान लो, कुछ भी मान लो, जाएगा 1 माइनस का 0.05, यानी कि कितना बचने वाला भाई मेरे भाई, 0.95 बचने वाला है। ऑप्शन में दे रखा है डी में, कौन से ऑप्शन में, डी में भाई। तो कितना आ जाएगा ये, 0.95। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, क्या दे रखा है। ये कह रहा है, फिर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। लो ये रहा थैला भाई, ये रहा थैला। ये कह रहा है 3 लाल और 5 काली गेंद है। ठीक है, 5 क्या है हमारी, काली गेंद है। ठीक है, देखो एक हमारा ग्रुप बना हुआ है, उसमें हम जो मैंने अपनी तरफ से कुछ सवाल लिखे कि इनमें से आ सकते हैं, वो 60 विकल्प है और लगभग 60 से 70 के बीच ही क्वेश्चन है। टोटल मिला के हमारे 130 या 140 के आसपास वो क्वेश्चन बैठ रहे हैं 2025 के लिए, जो एग्जाम आने वाला है, कि इसमें से ज्यादा आ सकता है। तो नीचे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें जुड़ जाओ, और उसमें तुम कह तो नहीं सकते, हाँ तुम नहीं कह सकते, मैं उसमें पिन कर दूंगा मैसेज को। ठीक है, और क्या कर देंगे उसमें, हम जो हमारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनका फोटो उसमें भेज देंगे, तुम उनको एक बार जरूर सोल्व कर लेना। उसमें से मैं बता रहा हूँ जितना मुझे अनुभव है, वैसे तो होगा नहीं, उम्र देख के लग रहा है, चलो फिर भी एक बार विश्वास करके देखो, उसमें से लगभग 80 से 90% के बीच पेपर मिलेगा। ठीक है भाई, संख्या चेंज हो सकती है, एकाध इधर हो सकती है, लेकिन उसी पैटर्न पर उसी तरह का सवाल जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो ग्रुप का लिंक नीचे है, व्हाट्सएप ग्रुप का, देखो मिल जाएगा। एक थैले में 5 लाल और 5 काली गेंद है। एक थैले में, इसे मैंने गलत दिया, 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में एक गेंद निकाली जाती है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है। पूरी प्रायिकता एक फॉर्मूले पे कार्य करती है, जो होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। अब ये चेंज हो जाएगा, तो अनुकूल गेंद बटे कुल गेंद। इसमें मैं क्या लिख दूंगा, जो हमारे अनुकूल गेंद बटे कुल गेंद। ठीक है भाई, अनुकूल गेंद बटे कुल गेंद, ये फॉर्मूला हो जाएगा, अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। ठीक है भाई, प्रायिकता का दे रखा है भैया, अनुकूल गेंद, कौन सी गेंद निकलवा रहा है हमसे, जोन सी हमसे निकलवा रहा है वो हमारे अनुकूल है। इस थैले में एक गेंद यदृक्षा निकाली जाती है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद क्या होगी हमारे अनुकूल, कितनी है, लाल है 5। अभी कह रहा है कुल गेंद कितनी है, 5 और 3 8, 5 बटे 8, आंसर खत्म। ठीक है भाई, कितना 8, कहाँ है भाई 5 बटे 8, मिल जाओ, ये रहा 8वें का बी। तो ये कौन सा हो जाएगा, 8वें का बी कितना जाएगा, 5 बटे 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा है 90 में, नवा हमसे कह रहा है, एक चित्र दिया है, त्रिभुज चैप्टर से सवाल है।
एक चित्र दिया है, चलो इसको रफ करते हैं फिर बताते हैं, मजा आएगा। ठीक है भाई, देखो क्या दे रखा है 90 में, हमसे कह रहा है कि जो हमारा DE है वो समांतर है VC के, तो हमें जो बताना है वो CE की लंबाई बतानी है। पहले चित्र देखना पड़ेगा तुम्हें, तब समझ में आएगा क्या क्या लिख दिया मैंने। ये चित्र है मेरे भाई, एक ऐसे करके त्रिभुज बना हुआ है, इसमें एक लाइन ऐसे करके खींची हुई है, ये D है, ये E है, ये V है, ये C है, और इसको नाम दिया है A। ठीक है, और थोड़ी माप दी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है 1.3, यहाँ लिखा हुआ है 3.9, और यहाँ लिखा हुआ है 1.5, और इसको मैं मान रहा हूँ x, जो हमें निकालनी है CE या EC। ठीक है भाई, ऐसी बात है। तो और हमें कह रहा है कि DE समांतर है VC के। अगर ये चीज दे दी फिर तो आसान हो गया। तुमने पढ़ी होगी थेल्स की फिर में, थेल्स फिर में क्या कहती है, यदि त्रिभुज में कोई एक भुजा तीसरी भुजा के समांतर हो तो वह अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स की फिर में है। ठीक है, लगा दो भैया। यानी कि जो हमारा AD बटे DV है वो बराबर होगा AE बटे EC के। तो हमारा जो भाई ऑप्शन में सवाल है, इसमें थेल्स वेल्स ये वो तो लिखना है नहीं कि ऐसे वैसे, सीधा सीधा करना है। तो AD बटे DV, AD बटे DV बराबर क्या लिखोगे, AE बटे EC। अब हमें EC की लंबाई तो बतानी है, या इसको C लिख लो भैया, नाम को तो कैसे लिख सकते हैं, C लिख लो। इसकी लंबाई बतानी है। AD कितना दे रखा है, AD 1.3 दे रखा है, और DV कितना दे रखा है, 3.9 दे रखा है, बराबर AE कितना दे रखा है, 1.5, और CE हमें निकालना है। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 13 के ना 13, 13 39, ये आ गया 1/3 बराबर 1.5 बटे CE की गुणा कर दोगे, इसकी इधर इसकी इधर, ये आ जाएगा CE बराबर 1.5 गुणा 3, 15 कितने होते हैं 45, एक के बाद पॉइंट, तो एक के बाद पॉइंट, कितना आ जाएगा C की लंबाई 4.5 मेरे भाई, सॉल्व्ड। ठीक है, ऑप्शन डी दिख रहा होगा तुम्हें, 4.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ। ठीक है, ना फालतू नहीं लिख रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसकी कहानी यही खत्म। चलो इसमें भी चित्र बना के दिया है, देखो क्या दिया। अच्छा, चित्र दो चित्र दिए हैं इसमें, देखेंगे भाई जरा, चित्र वाले सवाल हैं। एक चित्र दिया है ऐसे करके, और एक चित्र दिया है हमें छोटा ऐसे करके, और इसमें ये कोण 70 डिग्री है, और इसमें भैया ये वाला कोण 70 डिग्री है। इसका नाम है MNL, और इसका नाम है PQR। ये हमारी 3 सेंटीमीटर है, और ये इधर हमारी 3 सेंटीमीटर है, इधर हमारी 4.5 सेंटीमीटर है, और इधर हमारी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये हमसे क्या पूछ रहा है भाई, इसमें चित्र में त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में कोण M बराबर कोण Q, अच्छा कोण M बराबर कितना है 70 डिग्री, और कोण Q बराबर कितना है 70 डिग्री, और MN बराबर 3 सेंटीमीटर, MN हमें पता है 3 सेंटीमीटर, ML बराबर 4.5 सेंटीमीटर, और फिर कह रहा है PQ बराबर 2 सेंटीमीटर और QR 3 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित में सही होगा। नीचे ऑप्शन दिए हैं, और ऑप्शनों से कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये हमसे एक्चुअल में त्रिभुजों को समरूप ही करा रहा है, और ये कह रहा है उसने नाम बदल के दिए हैं। तब भैया अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है ना, पहली बात तो इसमें देखो लग क्या रहा है, इसको अगर हम समरूप कहेंगे तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और एक कोण बराबर होना चाहिए, क्योंकि कोण दे रखा है इसलिए लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो SAS समरूपता लगेगी इसमें, अगर लग गई तो सही है और नहीं लगी तो नहीं। तो लगाएंगे कैसे भाई, MN, अच्छा 70 डिग्री यहाँ है, ये हमें कोण का देखना पड़ता है। जो भुजाएं कोण बना रही हैं बराबर वाला, जो कोण बराबर है और जो भुजाएं बना रही हैं उन्हीं भुजाओं का अनुपात लेना पड़ता है, और कोई भुजा नहीं लेनी पड़ेगी, और उसी का नाम हमें सही से देखना भी पड़ेगा। जैसे मैं अगर MN ले रहा हूं तो मैं इधर से क्या लूंगा, PQ। ठीक है, और इधर से मैं ML ले रहा हूं तो मैं इधर से क्या लूंगा भाई, QR। ठीक है, एक बार अनुपात देख लो किसका सही बैठेगा। अगर मैं 3/2 करूंगा तो 1.5 आएगा, 4/2 करूंगा तो 1.5 आएगा। ठीक है, तो इसको मैं लूंगा MN बटे में क्या ले रहा हूं मैं, PQ। ठीक है, बराबर होना चाहिए किसके, ये MN का अनुपात बराबर होना चाहिए किसके भैया, ML बटे QR के। ये हम अपने लिए चेक करके देखते हैं कि त्रिभुज समरूप है या नहीं है। ठीक है, अब देखो जरा, MN की वैल्यू कितनी है, MN है हमारा 3, और PQ कितना है हमारा 2, और ML कितना है हमारा 4.5, और ये कितना है हमारा 3। अब देखो 2 से अगर मैं काटूंगा तो ये 1.5 बार कटेगा भाई,
3/2 1.5 होता है, और इसको मैं काटूंगा 3 1 3, एक हासिल किया 15, 3 5 15, तो 1.5 आ गया। यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं, दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, एक कोण बराबर दे रखा है, हो गए दोनों त्रिभुज समरूप। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका देखना पड़ेगा। जैसे उसने लिख के दिए हैं ऑप्शन, तुम्हें नीचे दिख रहे होंगे, देखो कैसे कैसे है। पहला ऑप्शन है NML, अच्छा माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, वो चिन्ह ही गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर से समरूप है तो समरूप का चिन्ह कैसा होता है, बिल्कुल सीधा नहीं होता, समरूप का चिन्ह होता है ऐसे। ठीक है, तो ऐसा वाला चिन्ह वाला कौन सा है, अगला। उसमें दिया त्रिभुज NML, त्रिभुज NML, जैसे इसका नाम दिया है, कोण को लिया है बीच में NML, वैसे उसका नाम लिखना चाहिए PQR, PRQ भी नहीं चलेगा, क्या लिखेगा PQR। देखो अगर ऐसा ही है क्या, तो इसमें लिखा त्रिभुज QRP, QRP, गलत है भाई, नाम चेंज है। अगला त्रिभुज NML, फिर कह रहा है त्रिभुज NML, 70 वाला बीच में ले रहा है तो बीच में ही आएगा। और फिर कह रहा है त्रिभुज PQR, इसमें बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 10वें का हो जाएगा सी। त्रिभुज NML समरूप है त्रिभुज PQR के, जो हमारा कोण बराबर है वो अगर बीच में लिया है उसने, तो अगले वाले त्रिभुज का नाम भी हम बीच में लेंगे। ठीक है भाई, ये इसमें थोड़ा सा देखना पड़ता। चलो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है मेरे भाई, अब आगे देखते हैं क्या है। तो 11वें, अब हम चलते हैं 11वें विकल्प पे। 11वां विकल्प क्या कह रहा है हमसे, 11वें विकल्प में कहा है 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। ठीक है भाई, 1/2 हमें दे रखा है इसमें, 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। चलो, गोला है, पहली बात तो क्या है भैया, गोला है, और इस सेंटीमीटर व्यास है 1.2, 1/2, पूरा जब व्यास दे रखा है हमें कितना है 1/2, तो त्रिज्या हो जाएगी 1/4, क्योंकि आधी होती है 1/2 का आधा 1/4। और कह रहा है सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ, तो पृष्ठ मतलब यहाँ मेरे हिसाब से पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है तो पता है कितना होता है भाई, 4πr²। ठीक है, अब इसमें जो आंसर है पाई में, तो हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4π इंटू r, मतलब 1/4, 1/4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4π गुणा 1/4 गुणा 1/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी क्या बचा π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, साफ साफ दे रखा है, बी ऑप्शन में क्या दे रखा है मेरे भाई, π/4। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप। चलो, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, यानी कि आर दे रखी है हमें कितनी, आर बराबर है 6 सेंटीमीटर के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि थीटा कितना है, थीटा है हमारा 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। संगत चाप की माप होगी, हमसे किसकी लंबाई पूछ रहा है, किसकी माप पूछ रहा है, चाप की लंबाई या चाप की माप। तो तुम्हें पता है चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला है वो होता है θ/360 गुणा πr²। थीटा तुम्हें दे रखा है 30/360 गुणा पाई, अच्छा ऑप्शन में पाई में है, ऑप्शन पाई में है तो पाई का मान रखना नहीं, r² मतलब 6 गुणा 6, 0 से 0 खत्म, 3 1 3, 3 1 3, 3 दूनी 6, 6 1 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, तो मेरे भाई कितना आ रहा है 3π, इसका आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ 3 बचा, यहाँ पाई बचा, 3π, ऑप्शन नंबर, ओहो ओहो, ऑप्शन मैच नहीं खा रहा, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये ऑप्शन गलत लग गया भाई, सूत्र गलत लग गया, यहाँ πr² नहीं होता, अगर हम चाप की लंबाई निकाल रहे हैं तो यहाँ होगा हमारा 2πr, है ना, वो गलती से लिखा गया, अगर चाप की लंबाई निकालें तो θ/360 गुणा 2πr होगा। चलो, थीटा की वैल्यू कितनी 30, और यहाँ कितना आ जाएगा 360 गुणा 2 गुणा पाई गुणा आर की जगह 6। ठीक है, 0 से 0, 3 1 3, 3 1 3, 3 दूनी 6, और 6 से कितनी बार कटेगा 2 बार, और 2 से 2 कट जाएगा, केवल और केवल क्या आंसर आ रहा है इसका, पाई, ऑप्शन में है, डी ऑप्शन है। ठीक है भाई, इसका क्या हो जाएगा डी, तो ये हो जाएगा हमारा डी, खाली पाई इसका आंसर। ठीक है, आया समझ में, बताओ समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 12 तक हमने कर लिया, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 का क्या है भाई, 13 में कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। चलो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, मैंने भाई एक वृत्त बना लिया, ये एक वृत्त रहा, इसकी त्रिज्या रही 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ। अब इस पे कोई स्पर्श रेखा खींची गई है, यहां से हम मान रहे हैं इसको P, और ये एक स्पर्श रेखा खींची गई, इसकी लंबाई है Q। तो
हाँ, खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से, केंद्र ओ, ये केंद्र ओ है, इससे जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है। तो क्यू को उन्होंने यहां माना है और पी को कहां माना है, फिर यहां माना है। ठीक है, यदि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है, यदि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है, इसको इससे मिला लो जरा। ठीक है भाई, इसको इससे मिला लिया और कह रहा है पी क्यू की माप बताइए। पी क्यू की माप होगी पी क्यू की माप यानी एक्स, और देखो त्रिज्या कितनी है 5। अगर ये 5 है तो मेरे भाई ये भी कितनी होगी 5। तुम्हें साफ दिख गया होगा। अब देखो ये जो है एक दूसरे पर लंब होती है। अगर मैं वृत्त, मैंने पहले जब ऑप्शन सोल्व करा उसमें बताया था, वृत्त के केंद्र से अगर मैं स्पर्श रेखा के बिंदु को स्पर्श बिंदु को मिला दूं तो वो 90 डिग्री पे काटता है उसको। तो यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, किस किस के बीच बना हुआ है, इसके और इसके बीच बना हुआ है। ठीक है, तो ये या तो ये लंब होगा या ये लंब होगा। कर्ण कौन सा हो गया, फिर ये हो गया ना कर्ण 12। तो जहां 90 बना हुआ है तो या तो ये लंब है या ये लंब है, और ये क्या हो गया हमारे लिए, कर्ण हो गया। ठीक है, तो इसमें पहले मुझे छांटना। अब कर्ण 12 है, ये इसको आधार मान लो, लंब मान लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मैं लगा दूंगा जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा 12 यानी कि 144, आधार कितना हमारा 5 यानी कि 25, और हमें निकालना क्या है लंब का स्क्वायर। 25 इधर प्लस में इधर माइनस में, 144 माइनस का 25 बराबर के एल स्क्वायर। घटाओ जरा, 14 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे मेरे भाई 9। यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ बचेगा हमारा 1। तो कितना आ रहा है अंडर रूट 119, और इधर क्या है हमारा एल स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लगा दूंगा अंडर रूट। तो एल यानी लंब की लंबाई कितनी आ गई अंडर रूट 119, ऑप्शन नंबर डी। तो भैया 13वें का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 119। ठीक है भाई, आई बात समझ में। चलो अगला सवाल करें, संख्या 182 तथा 78 का एचसीएफ निकालना है। मामूली सी बात है, किसका, 182 और 78। अब देखो अगर एचसीएफ है तो उसका क्या मतलब है कि जो एचसीएफ है वो इन दोनों संख्याओं को काटेगा नहीं काटेगा, बताओ। एक तरीका तो हो गया, तुम गुणनखंड करते रहो और निकाल लो, बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ऑप्शन उठा के देख लो ना एक बार, जिससे ये पूरे पूरे कट गए दोनों, वही ऑप्शन क्या है, एचसीएफ है। और वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। संख्या थोड़ी सी भारी दे रखी है तो मेरे हिसाब से तुम निकाल लो। ठीक है, देखो करो जरा 182 गुणनखंड। 182 के जब मैं गुणनखंड करूंगा तो जाएगा 2 9 18, 2 1 2, और ये कट जाएगा 7 से 13 बार, और 13 से तो कटेगा 13 एक ही बार। फिर देखा है 78, तो 78 हो गया इधर, और इसको 2 से काटूंगा तो 2 तिया 6, 2 9 18, और ये 13 से कट जाएगा, 13 तिया 39, 3 का 3। तो मैं दिख रहा होगा 13 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। तो यहां से हम कह सकते हैं एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 13। दो संख्याओं के गुणनखंड करो, उसमें जो कॉमन गुणनखंड है वही क्या होते हैं हमारे एचसीएफ। तो इसमें यहाँ 13 है, यहाँ 13 है। अच्छा एक मिनट, दो भी तो कॉमन है ना, दो भी कॉमन है मेरे भाई, तो गुणा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 26। मैंने ध्यान नहीं करा, 13 तो कॉमन है ही है, दो भी कॉमन है, तो हमारे आंसर कितना आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा 26। तो हम कह सकते हैं 14वें का जो आंसर है वो है हमारा वी, यानी कि 26। ठीक है भाई, आई इतनी बात समझ में। चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, एक वेलन के आधार की त्रिज्या, वेलन के आधार की त्रिज्या, वेलन कैसा होता है, वेलन भाई ये रहा, घर में जो गैस सिलेंडर होता है उसके जैसा होता है, ये रहा वेलन। ठीक है, और वेलन के आधार में क्या होता है, वृत्त होता है। तो इसकी त्रिज्या दे रखी है, वेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, कहाँ गया सवाल, वेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। कितनी है मेरे भाई, 3.5 सेंटीमीटर। चलो अभी कह रहा है यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो, इस बेलन की ऊंचाई दे रखी है हमें कितनी, 8.4 सेंटीमीटर। चलो भैया बड़ी अच्छी बात है। और फिर हमसे कह रहा है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है भाई, जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है, बताओ, 2πr/h। चलो अगर ऑप्शन देख लो पाई में है, हाँ ऑप्शन पाई में तो पाई का मान रखना नहीं है, 2 पाई ऐसे ही, आर आर कितना है 3.5, एच एच कितना है हमारा 8.4। देखो अभी 35 दूनी 70 हो जाएगा, 35 दूनी 70, 7.0 यानी कि 7 हो जाएगा, 7 पाई गुणा 8.4। तो अब इसकी गुणा मुझसे किससे कर, मुझे किससे करनी है, बस 7 से तो करनी है, 7 चौक 28, 28 का 8, कितने हासिल 2, 7 अट्ठे 56, 56 और 2 58। तो और कितने अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक है, तो ये लग गया 1 पॉइंट, और पाई है तो पाई भैया 58.8 पाई, जहां भी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 58.8 पाई, डी ऑप्शन। तो 15 का क्या हो जाएगा, डी, जो आ जाएगा 58.8, और पाई भी लगा हुआ है इसमें। ठीक है,
आया समझ? चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 16। क्या दे रखा है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का जो कोण है वो 60 डिग्री है। त्रिज्या दे रखा, अच्छा इसको रफ करते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या दे रखा है हमें? ये कह रहा है भैया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि जो त्रिज्या है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण, कोण यानी कि थीटा कितना है? 60 डिग्री है। उसका क्षेत्रफल होगा, अब क्या बताना है हमें? क्षेत्रफल बताना है त्रिज्या खंड का। सीधा सीधा क्या, त्रिज्या खंड का कोण दे रखा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है हमें? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है वो होता है हमारा, सूत्र लगाना है बस सीधा, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? थीटा है हमारा 60 बटे 360 गुणा पाई। अच्छा ऑप्शन अगर पाई में है तो मैं पाई में रखूंगा, नहीं रखूंगा, देखता हूँ एक बार। ऑप्शन पाई में है, बिल्कुल तो पाई का मान रखना ही नहीं है, तो जाएगा पाई गुणा आर स्क्वायर। आर कितना है? 4, यानी कि यह जाएगा हमारा 4 गुणा 4। जीरो से जीरो, 6 करना चाहे 6 छम 36, तो यह आ गया हमारा 1/6 पाई गुणा 4 गुणा 4। 2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो यह हो गया हमारा 4 दूनी 8 बटे 3 पाई। तो जो भी ऑप्शन में 8 बटे 3 पाई होगा वही हो जाएगा। 16 का कौन सा हो जाएगा भैया? सी। 16 का सी कितना है? 8 बटे 3 पाई। ठीक है, आ गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में हमें क्या दे रखा है? एक द्विघात समीकरण दी हुई है, एक द्विघात समीकरण दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस प्लस -1 बराबर का 0। 17 क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का विविधकर होगा, तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। विविधकर मतलब डी बराबर वी स्क्वायर माइनस का 4ac। अच्छा ए क्या है? जो यहाँ लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 1। बी क्या है? जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 1। अच्छा जो सी है वो माइनस का 1 है ना, माइनस रखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, और 4 का ना 4, तो ये जाएगा 4 और 1 5। तो इसका आंसर कितना जाएगा भैया? 5। विविधकर कहाँ दे रखा है? विविधकर 16 17 है ना, तो इसका जाएगा माइनस के 5 दे रखा है ऑप्शन में। एक मिनट भाई, तो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस 4ac। सी हमारा माइनस का, माइनस माइनस प्लस, बी ऑप्शन में इनसे माइनस धोखे से लगा हुआ है। 17 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? 17 का बी ही ऑप्शन है, लेकिन माइनस के 5 नहीं होगा, प्लस के 5 होगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और ये आ जाएगा हमारा ए, और ये आ जाएगा हमारा सी, माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5। ठीक है, इनसे थोड़ा सा दिक्कत हुई है। चलो आगे चलो। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्या होगा। 5 हो गया, चलो तो इसका आंसर 5 हो गया। 18 देखते हैं, एक दो विकल्प और रह रहे हैं। ये कह रहा है द्विघात समीकरण, फिर से द्विघात समीकरण दी हुई है। क्या दी हुई है इधर को देखेंगे, 1 माइनस 4x और प्लस का 4x स्क्वायर बराबर का 0। ठीक है भाई, यहाँ दिया 1 माइनस का 4x प्लस का 4x स्क्वायर बराबर का 0। देखो द्विघात समीकरण को उल्टा सीधा लिखा है, इसको सीधी लिखो जरा। ये 4x इधर आ जाएगा, ये माइनस के 4x रहेगा, और ये प्लस का बन जाएगा। किसी का भी चिन्ह चेंज नहीं कराया मैंने, क्योंकि एक ही साइड है। अगर मैं इधर से बराबर के इधर से उधर करता तो मैं इसका चिन्ह चेंज करता। चलो, और ये हमसे इसमें क्या पूछ रहा है कि मूलों का योगफल होगा। मूलों का योगफल निकालना है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। तो माइनस वी कितना है हमारे पास? माइनस का 4। ए कितना है हमारे पास? 4। तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 4 बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा एक बार, तो योगफल कितना आ गया? 1। कौन सा ऑप्शन है भैया? इसका ऑप्शन है 18वें का सी। 18वें का सी 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसको रफ करता हूँ जरा मैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है। एक वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई है, और हमसे कह रहा है निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, माध्य निकालना है। चलो देखो, इधर दिया है वर्ग अंतराल, और फिर दी है बारंबारता, जिसे हम एफ कहते हैं। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50। ठीक है, और बारंबारता कितनी है भैया? बारंबारता है 4 7 5 8 6। ठीक है, अगर हमें माध्य निकालना है तो एक्स की जरूरत पड़ेगी। एक्स क्या होता है? इन दोनों वर्ग अंतराल को जोड़कर इनका आधा। तो 10 में 0 जोड़ूंगा 10, 10 का आधा 5। ठीक है, इनको जोड़ूंगा 20 और 10 30, 30 का आधा 15। देखो जितना वर्ग अंतराल में अंतर होता है ना, उतना ही अंतर होता है एक्स में। अगर ये 10 का अंतर है तो इसमें 10 10 जोड़ते जाओ, 5 से 10 15, 15 से 10 25, 25 से 10 35, 35 से 10 45। ठीक है, चाहे तो देख लो करके, 30 और 20 50, 50 का आधा 25। ठीक है, ऐसे कर लो। अब क्या निकालना है भाई? अब इसमें हमें माध्य निकालना है, तो थोड़ी मुझे संख्या थोड़ी अभी बड़ी लग रही है, तो मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा, मतलब अब निकालूंगा मैं डी।
तो डी बराबर होता है हमारा x माइनस ए। 1 2 3 4 5 है, तो इनमें से बीच वाले को हम क्या मान लेते हैं, ए। अब 25 को इसमें से घटा दो, 25 में से 5 जाएंगे तो बचेगा माइनस, और माइनस का भी कितना बचेगा, 20। ऐसे यहां से बचेगा माइनस का 10, और यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 10, और यहाँ बचेगा हमारा 20। प्लस के बचेगा क्योंकि 35 में से 25 जाएंगे 10, और 45 25 जाएंगे तो 20। ठीक है, अब मैं निकालूंगा f गुणा डी। इससे आगे नहीं जा रहा, मैं यही निकाल देता हूँ। यू तक नहीं जा रहा मैं ना, यू तक वैसे जा सकते हैं। यू निकालो, यू बराबर क्या होता है, यू बराबर होता है हमारा डी बटे एच। एच कितना है, 10, 10 से भाग करो, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, इसका योग और इसका योग। अरे अभी नहीं यार, इसका योग करो, चलो बारंबार तक तो करना ही है। 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, 24 और 6 30। ठीक है भाई, 24 और 6 30। अब इसकी गुणा करनी पड़ेगी, किससे, f की गुणा करनी पड़ेगी हमें u से। ठीक है, f की गुणा u से करो। यह है माइनस के 2, यह माइनस के 5, तो जाएगा माइनस का 10, माइनस का 1, माइनस का 15। अरे यहाँ कहाँ पहुंच गए यार, ये x से कर दी है ना, रुको 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 रुको। यह है u, यह है f, 4 दूनी 8, ये जाएगा माइनस का 8, ये जाएगा माइनस का 7। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि 0 से गुणा करूंगा तो 0 ही रहेगा, और 1 की गुणा 8 से होगी तो 8, और ये हमारी 2 की गुणा 6 से होगी तो 12। अब देखो माइनस काटे प्लस काटे तो कट गए, तो 12 में से क्या घटा दो, 7 घटा दो, कितना बचेगा 5। तो इनका योग जो आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, 5 आएगा। ठीक है, बहुत करे होंगे सवाल, तो बहुत हल्का सा सवाल है, बहुत अच्छे सवाल करेंगे तुमने तो 12 और में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दो। अब तुम्हें पता है माध्य का जो फॉर्मूला है उसे हम बताते हैं एक्स बार, और ये होता है हमारा a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, है ना, या एफ इंटू यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, ए क्या माना है हमने, ए माना है 25, तो यहां आ जाएगा 25 प्लस सिग्मा एफ यू, मतलब ये हमारा सिग्मा एफ यू होता है। सिग्मा का मतलब होता है एफ यू का जोड़, तो वो कितना है 5। चलो, सिग्मा एफ कितना है 30 गुणा एच, एच कितना है भाई 10, 0 से 0 कट गया, 3 से काटो, 3 ही करना, 3 पॉइंट लगा दो, 2 बचा 20 रहेगा, 3 6 18, 3 6 18 चलता रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 25 प्लस 1.6, तो ये जाएगा हमारा 25 और 1 26.6। इसके आसपास जो भी आंसर होगा उसे हम लगा देंगे, 26.66, बी ऑप्शन, 19 का वी, 26.66। ठीक है भाई, आया समझ, चलो इसको रफ कर दें। एक क्वेश्चन और रहा है, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को हम इसके बाद भैया बंद कर देंगे, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ना तुम देख पाओगे ना हम बना पाएंगे। देखो भाई, और इससे अगला पार्ट तुम्हें जल्द ही इसी चैनल पे आने ही वाला, मतलब हो सके हम इसको सुबह डालें तो इसको शाम को डाल दें। ठीक है भाई, और पूरा सॉल्यूशन होगा उसमें इतने ही मजे से। अगर तुम्हें मजा आ रहा हो ना तो एक बार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। हमें जो है तुम्हारा भैया उत्साह मिलेगा, उससे प्यार मिलेगा, हम और अच्छा पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग बोल रहा है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी सी वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। तो एक तरफ लिखेंगे वर्ग अंतराल, वो क्या दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। जो हमारी बारंबारता है वो क्या है भैया, 8 6 11 18, 8 6 11 18 और फिर है 6। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। सबको पता है माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है। निकालो भैया, 8 ऐसे लिखते हैं, 8 में 6 जोड़ते हैं, 8 और 6 14, 14 में 11 जोड़ते हैं तो यह जाएगा 25, 25 में 18 जोड़ते हैं, 8 और 5 13 का 3, एक हासिल, 2 और 1 3 और 1 4, इसमें 6 जोड़ूंगा तो कितना जाएगा 50। एक बार चेक करो जरा, यदि 50 बैठे, 8 6 14, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 8 और 5 13 का 3 एक हासिल, 2 और 1 3 और 1 4 और 6 3, भाई 49 ही बैठ रहा है। तो इसका योग कितना 49, और इसका भी कितना बैठा है 49। ठीक है, अब हमें क्या देखना होता है इसमें, 49 योग है, अगर मैं 49 का आधा करूंगा तो कितना आएगा, यानी n जो होता है, n है 49 और इसका जो आधा यानी कि n/2 निकालना है हमें। 49, 2 दूनी 4, 2 चौक 8.5, 2 पंजे 10, 24.5। ये देख लो 24.5 किस संचयी बारंबारता में आ रहा है। अगर मैं यहां से बात करूं, अच्छा 8 की बात कर रहा हूं, यानी कि यहां तक 8 तक आ गई संचयी बारंबारता, 14 मतलब 14 तक कंप्लीट, यहाँ 25 25 यानी 25 तक कंप्लीट, इससे पीछे पीछे 25 तक कंप्लीट हो चुकी होगी ना,
इससे पीछे पीछे 25 से कंप्लीट होगी, यहां से अब आगे आएगी 25 से आगे, ठीक है। और हमारा है 24.5, तो वो हमारा किस में जाएगा, इसमें जाएगा, यानी कि ये वाली लाइन है वो। और इसका जो वर्ग अंतराल है वो क्या है, 10 से 20। हमसे सिर्फ वर्ग अंतराल पूछा था, तो हम बता देंगे कौन सा है, 10 से 20, यानी कि 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन हो जाएगा ए, 10 से 20 माध्यक अंतराल। ठीक है भाई, इसका मैं एक बार आंसर चेक करना चाहूंगा। 20वें का वी दे रखा है, 20वें का वी दे रखा है, 20, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, हमारा 24.5 और ये कह रहा है 25। जोड़ने में तो गलती नहीं, 8, 6, 11, 18, 6, 8, 6, 11, 18, 6। अगर देखो 50 आता तो मैं इसको कहता, लेकिन अगर ये 50 नहीं है तो मैं इसको कैसे कह सकता हूँ, 24 से 25, 24.5, 10 से 20 होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तुम देख लेना भाई, इसका ऑप्शन होना चाहिए 10 से 20, ठीक है। उसमें बी दिया हुआ है, मुझे नहीं पता क्यों दिया हुआ है। इसको जोड़ सकता है एक बार और, 8, 2, 10, 4, 14, ये 4 और 1, 5, 25 आएगा ये पक्का। ये 8 है, 2 इसमें, 3 इसमें, 43, 2 और 1, 3 और 1, 4, और भैया 43 और 6 और 49 ही होते हैं, यानी कि 24.5 है। तो वर्ग अंतराल 24 से 25 के बीच तक की सारी इसमें होंगी, और 25 से आगे को इसमें 43 तक होंगी, 43 से आगे इसमें 49 तक होंगी, और ये लास्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए। तो पूरे का पूरा जो बैठेगा वो यहाँ बैठेगा, 10 से 20। ठीक है भाई, चलो यहीं हम इसको विकल्प समाप्त करते हैं। अब इसका खंड वह बच रहा है जिसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है भाई, देखते रहें मैथ 0 से, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।